मान्यवर काशीराम के बहुजन समाज आंदोलन से पैदा हुई मायावती एक वक्त में देश की बहुत बड़ी लीडर बन गई थी। वो उत्तर प्रदेश जैसे अहम सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही। हाल ही में उन्होंने अपने जन्मदिन के वक्त पे बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है, पहले तो आपको बताते हैं। मायावती लिखती हैं ट्वीट के जरिए, आगे होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों और अगले वर्ष होने के वाले लोकसभा के लिए आम चुनावों में हमारी पार्टी किसी भी अन्य पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेगी। दूसरा, एक और बहुत अहम मुद्दे पर उन्होंने ट्वीट किया है, बीएसपी का जनाधार कम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। अगर ऐसा नहीं है तो केंद्र व मुख्य चुनाव आयोग सामने आए और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। बैलेट पेपर से वहाँ चुनाव हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मशीनों का कमाल है और कुछ नहीं है। नहीं तो ये लोग ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराएं। तो आप रिकॉर्ड उठा के बीएसपी का देख लो, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारा हर चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और वोट का प्रतिशत बढ़ा है और सीटें बढ़ी हैं। और जब से ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है। जरूर कुछ दाल में काला है और इसको लेकर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। ऐसा नहीं है हमारी पार्टी गई, और भी पार्टियां गई मतलब, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पर्ची सिस्टम वो भी गड़बड़ है। बोलते 4-5 पर्ची निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। ये ठीक सिस्टम नहीं है। बल्कि जब ये वोटिंग मशीन में वोट पड़ रहा है तो उससे जो पर्चियां, उससे पूरी की पूरी पर्चियां टैली होनी चाहिए, मालूम पड़ जाएगा। फिर उसको भी ये करने के लिए तैयार नहीं है ये। तो इसलिए ये जो आपने सवाल पूछा है, ये केवल ईवीएम का कमाल है और कुछ नहीं। और कुछ इससे मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना वोट है। मायावती ने 2 बातें बोली है कि एक तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, सूबे के चुनाव हो, स्टेट के चुनाव हो या पार्लियामेंट के। दूसरे, ईवीएम को लेकर के उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग और भारत सरकार के ऊपर निशाना साधा है। हर चुनाव के वक्त में ईवीएम मुद्दा बनता है, जिसे आगे चल के चुनाव के बाद में पार्टियां भूल जाती हैं और नेतागण उसको बात करना ही पसंद नहीं करते हैं, जबकि शायद ये एक अहम मुद्दा हो सकता है। मायावती ने वही गुंजाइश कुछ यहाँ तलाश करने की कोशिश की है। अब रही बात अकेले चुनाव लड़ने की बात, तो जो फिलहाल 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है। इन 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का कोई किसी तरह का बहुत बड़ा कोई वोट बैंक हो, ऐसा नहीं है। पिछले चुनाव में भी उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी वहाँ नहीं मिली है। तो वहाँ उनसे शायद गठबंधन करने के लिए कोई दूसरी पार्टी आसानी से तैयार भी नहीं होगी। अब मीडिया में जो इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं, वो चल रही है कि मायावती आने वाले समय में क्या विपक्ष की जो एकता होने जा रही है उसको डील करेंगी, उसको नुकसान पहुंचाएंगी, क्या करेंगी। और तकरीबन हर चैनल पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी और जो छोटे प्लेटफॉर्म है उसमें भी इस तरह की चर्चा हो रही है। तो यहाँ हम बताना चाहते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है, जो इक्वेशन बन रही है, उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए, पार्लियामेंट के चुनाव के लिए भारत में 2 गठबंधन तैयार होने वाले हैं। एक गठबंधन वो है जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जेडीयू है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी है, शिवसेना होगी, एनसीपी उसमें शामिल रहेगी, डीएमके शामिल रहेगी, कमल हसन की पार्टी शामिल रहेगी, सीपीआई, सीपीएम के अलावा और छोटे छोटे कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी शामिल होने की इसमें उम्मीद है। ये गठबंधन जिसको नीतीश कुमार
ने जिसकी शुरुआत की है और जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में बनेगा उसकी रूपरेखा है। दूसरा, एक गठबंधन और बनने की संभावना है। यह वो गठबंधन होगा जिसमें वो पार्टियां शामिल हैं जो किसी न किसी तरह से आरएसएस और बीजेपी के संपर्क में रही हैं पिछले सालों में या दबाव में रही हैं। ये दबाव ईडी, सीबीआई और दूसरी एजेंसियों के उनके ऊपर रहे और ये वाकिफ हैं सब लोग इससे, कोई किसी तरह की बात छिपी हुई नहीं है। इनमें टीएमसी है वन, ममता बनर्जी के बहुत अच्छे ताल्लुकात, सियासी तौर पे वो बयानबाजी मोदी के खिलाफ या दूसरे किसी दीगर बीजेपी आरएसएस नेता के खिलाफ करती हैं तो वो एक पॉलिटिकल बात है, लेकिन उनके ताल्लुकात वो वक्त वक्त पे आरएसएस की भी तारीफ करती हैं, मोदी साहब की भी तारीफ करती हैं, अमित शाह साहब की भी तारीफ करती हैं। तो उनका एक रैपो बहुत अच्छा बना हुआ है आरएसएस बीजेपी से। और जानकारी ये भी है कि पहले वो मोदी साहब को स्वेटर और कोटे वगैरह भेजा करती थी, आजकल वो अमित शाह साहब को भी कोटे भेज रही हैं। दूसरी पार्टी टीआरएस। टीआरएस प्रॉपर तेलंगाना की पार्टी है जहां कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला टीआरएस के साथ है। तो वहां टीआरएस कांग्रेस के खिलाफ अल्टीमेटली रहेगी और टीआरएस के भी संबंध जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से गोपनीय संबंध या खुफिया संबंध आपस में ठीक है। फिर है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी मायावती की, जिनका भी हम जिक्र कर ही रहे हैं, जिनके ऊपर ये बात हो रही है। मायावती 2014 के इलेक्शन के वक्त में बिल्कुल ये बात आम बात है, सबकी नॉलेज में है कि उन्होंने अपने कैडर को बोला कि या तो अगर हम जीत रहे हैं तब ठीक है, अगर हम नहीं जीत रहे तो वोट बीजेपी को दिया जाए। इसके नतीजे में बीजेपी उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत हासिल कर पाई और 80 में से 73 सीटें उन्होंने हासिल की। उस चुनाव में 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी और 5 सीटें शायद समाजवादी पार्टी को। उसके बाद दो 2019 के चुनाव में भी कुछ इसी तरह का सीन था कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो शिफ्ट हुआ बीजेपी के लिए। अब बीएसपी का जो वोट है वो मायावती के साथ आइसोलेट नहीं रहा है जिस तरह से हुआ करता था। दूसरे जो वोट था भी तो इन्होंने बार बार दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के बाद खुद से उसको खो दिया है। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर या मायावती के ऊपर निजी तौर पर ईडी और सीबीआई के मामला थे और उन्हीं के जरिए एक प्रेशर उनके ऊपर कायम कर दिया था, बिल्डअप कर दिया था कि वो एक्टिव ना रहें। इसीलिए वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा कहीं कोई बयानबाजी या कुछ करती हुई दिखती नहीं है। तो ये दबाव उनके ऊपर रहेगा और जो उन्होंने ये बयान दिए हैं इनमें भी लगता है कि शायद भारत जोड़ो यात्रा को जो कामयाबी मिल रही है और जिस तरह का भी इनविटेशन वगैरह कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से भेजे गए हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या एक कोई पैगाम देने के लिए चिलवाया गया हो। तो बीएसपी जिनके कांटेक्ट में रहती है, संपर्क में है। एक पार्टी और है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी किस तरह से वजूद में आई, कैसे पार्टी कायम हुई, किस तरह से फंडिंग हुई, उसके लिए ये किसी से ये भी नहीं छिपा हुआ है। अन्ना का पूरा आंदोलन आरएसएस के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था, उसी से इस पार्टी का जन्म हुआ और फिर आगे चल के इस पार्टी ने जो भी करना था वो किया। तो ये पार्टी आम आदमी पार्टी भी आरएसएस बीजेपी के रहमो करम पर मानी जाती है। AIMIM एक पार्टी और है जो इस गठबंधन में शामिल होगी या जिसके होने की संभावना है।
AIM के प्रेसिडेंट को कांग्रेस की तरफ से कोई इनविटेशन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से उनके कुछ बयान ओवैसी साहब के ट्विटर पर ट्रोल हो रहे हैं, जिसमें वो राहुल गांधी के ऊपर कुछ अजीब और गरीब तरह की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। AIMIM को भी बीजेपी की बी टीम बोला जाता है और ये आमतौर पे वहाँ नजर आते हैं जहाँ पर कांग्रेस को हराने की संभावनाएं ज़्यादा हो। फिर एक पार्टी और है अकाली दल। अकाली दल चूँकि पूरी तरह से वो पंजाब तक सीमित पार्टी है, उसका हरियाणा या हिमाचल प्रदेश या दिल्ली या देश के किसी अन्य राज्य में किसी तरह का कोई बहुमत नहीं है, वोट नहीं है। इसलिए ये जो एक नया सीन है, नई इक्वेशन है, उसमें जो दूसरा गठबंधन है उसमें जो शामिल होने वाली पार्टियां हैं, ये होंगी पार्टियां, ये हो सकती हैं, उसमें एक बार फिर आपको बता देते हैं, वो TMC है, TRS है, BSP है, आम आदमी पार्टी है, AIMIM है, अकाली दल है। ये उन पार्टियों का गठबंधन होगा जो RSS और BJP के करीबी पार्टियां मानी जाती हैं और इनका काम ये होगा कि किसी भी तरह से जो मेन फ्रंट है उसके वोट को डाइवर्ट कर या तो खुद हासिल कर लिया जाए या फिर जो जिनके लिए ये काम कर रहे होंगे या जो केंद्र में इस वक्त सत्ता में पार्टी है उसके लिए वोट जाए। तो 2024 के चुनाव में चूँकि अभी वक्त है, लगभग 1 साल से ज़्यादा का वक्त है, इस पीरियड में सीन बदलते रहेंगे। अभी भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को ख़त्म होगी, उसके बाद कांग्रेस दूसरी कोई यात्रा शुरू करने जा रही है और सूत्रों से, जैसे मीडिया में सूत्र बता रहे हैं कि अक्टूबर में भारत जोड़ो यात्रा और ये हाथ मिलाओ के बाद कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन और करने जा रही है। तो आगे आने वाले वक्त में चीज़ें वक्त वक्त पे तब्दील होती रहेंगी। मायावती के लिए बहुत ज़्यादा अब स्कोप नहीं रहा है, क्योंकि उनकी जो पैदाइश थी वो मान्यवर काशीराम के बहुजन समाज आंदोलन से थी। जिस आंदोलन को मायावती ने सत्ता के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, वो देश की बहुत बड़ी लीडर बन चुकी थी और बहुत मुमकिन है वो प्रधानमंत्री बन चुकी होती, लेकिन उनकी कारगुजारियाँ कुछ इस तरह की पिछले सालों में, पिछले वक्तों में जब वो हुकूमत में सत्ता में रही थी, जिससे लोग उनसे दूर होते चले गए। अब देखते हैं 2024 में क्या होता है, कौन जीतते हैं कौन हारते हैं। शुक्रिया।